ट्रम्प जो है उन्होंने अपने जो एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि मैंने बड़ी गलती की थी 2020 में, मुझे ऑफिस नहीं छोड़ना चाहिए था, मुझे ऑफिस नहीं छोड़ना चाहिए था 2020 में, मैंने छोड़ के गलती की। और तमाम जो दुनिया है इस वक्त वो इंतज़ार कर रही है कि वहाँ पर इलेक्शन का रिज़ल्ट क्या आता है, ट्रंप अगर आते हैं तो फिर क्या सूरत हाल डेवलप होती है, और ट्रंप अगर उनका हारने का ऐलान हो जाता है तो फिर क्या सूरत हाल डेवलप होती है अमेरिका में, और उसका उसका जो एक इम्पैक्ट है वो पूरी दुनिया पे जाएगा। अच्छा, कल ही के दिन जो है, चूँकि ये जंगें तो छिड़ी हुई हैं, एक तो गज़ा का मामला, वो लेबनान और सारा वो इस वक्त रुक गया है, सीज़ फायर, और ये वो सब इंतज़ार कर रहे हैं कि 24 घंटे के बाद जो है ये क्या पिक्चर इमर्ज होकर सामने आती है। लेकिन कल जो है वो एक ऐलान हुआ है, और वो ऐलान जो है वो दो तीन बातें ऐसी हैं जो आज बड़ी इंटरेस्टिंग हैं रीजन के लेवल से, ज़ाहिर है कि अमेरिकन इलेक्शन पे। एक तो ये है कि जो ईरान है वो कल यानी इलेक्शंस के दिन ईरान जो है वो कोहसार और हुदूद, ये दो सैटेलाइट्स कल के दिन अमेरिकन इलेक्शंस के दिन वो जो है वो रशिया उनके दो सैटेलाइट्स को फ़ज़ा में छोड़ेगा। रशिया ईरान के दो सैटेलाइट्स को कल फ़ज़ा में छोड़ेगा। यहाँ पे मैं कोट कर रहा हूँ प्रेस टीवी। अच्छा, रॉयटर्स 5th और 6th दोनों। अच्छा, ये मॉस्को में जो ईरान के सफ़ीर हैं उन्होंने इस बात का ऐलान किया है, और इसको फिर अरब मीडिया ने भी, अरब न्यूज़ों में देखो तो रशिया टू लॉन्च 2 ईरानियन सैटेलाइट, 7th स्लाइड अगर हम देखें, ये 5 नवंबर को 2 सैटेलाइट्स जो हैं इनमें से एक कम्युनिकेशन का है और एक जो है मतलब दोनों जो है वो आप समझ लें कि वो यानी स्ट्रेटेजिक उनकी हैसियत बहुत ज़्यादा है, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT से रिलेटेड जो है वो मतलब ये दोनों सैटेलाइट्स इंपॉर्टेंट। लेकिन ये है कि ये रशिया सैटेलाइट जो प्रोग्राम है ईरान का, उसमें रशिया साथ आके, और कल का दिन उन्होंने चुना है कि कल ही वो ये जो खला में छोड़ेंगे। दूसरी जो चीज़ है, दूसरी जो बात है वो भी बड़ी संगीन है, वो ये कि वो तो नहीं ख़त्म हो रही वहाँ पे कोई सीज़ फायर, और वो तो सारा स्टॉल सब रुक गए हैं इस वक्त। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई अब ये जंग बंदी, और इसमें आज मगरबी किनारे पे बहुत बड़े फसाद हुए हैं, वहाँ पे कई गाड़ियों को आग लगा दी गई है, मकानों को, लड़ाई हो रही है ये वेस्ट बैंक में। उधर से जो है वो कई मिसाइल फायर किए हैं दोबारा हिजबुल्लाह ने लेबनान से, इधर से इन्होंने बैरूत के ऊपर और बाकी जगहों पे। तो एक बहुत टर्मोइल है, और यूनाइटेड नेशंस की जो उनकी जो उनका जो रिलीफ का काम करने वाले हैं UNRW, उनको बासाब्ता इसराइल की तरफ से इन्फॉर्म कर दिया गया यूनाइटेड नेशंस को कि ये जो है ये इस पे पाबंदी है, और अब उस पर पाबंदी है तो ज़ाहिर एड कौन लेके जाएगा, मदद कौन लेके जाएगा अगर इस सीज़ फायर होती है तो। मतलब अब हालात ज़रा बहुत ज़्यादा अब कशीदा हैं, और इसमें अब ये कल के दिन के बाद इवेंट्स किस तरह अनफोल्ड होते हैं ये देखना है। दूसरी जो बात है, अच्छा मोल्दोवा का इलेक्शन हुआ है तो वहाँ पर प्रो EU कैंडिडेट दोबारा जीत गई हैं, वो प्रो मॉस्को नहीं है। तो एक मतलब वेस्ट को एक बड़ा एक उनके लिए अच्छी गुड न्यूज़ है कि वो मोल्दोवा की जो प्रेसिडेंट हैं वो प्रो मॉस्को वहाँ पे चेंज नहीं आया, बल्कि प्रो EU या प्रो वेस्ट या प्रो अमेरिका जैसे भी कहें, तो वो वहाँ पे ये हुआ है। लेकिन उसके साथ ही एक और मामला बहुत संगीन है मेरा ख्याल में, और वो संगीन मामला ये है कि थोड़ी देर पहले यूक्रेन ने ये कहा है, अभी इसकी ना तो नॉर्थ कोरिया ने इसकी कोई तस्दीक की है अभी तक, ना इसकी जो तस्दीक है वो कहीं रशिया की तरफ से हुई है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से ये कहा गया है, ये मैं उनके मीडिया को कोट कर देता हूँ, सेकंड अगर हम दिखा सकें, वो कह रहे हैं कि फर्स्ट नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स कम अंडर फायर। ठीक है, ये कर्स्क के इलाके में नॉर्थ कोरिया के ट्रूप्स जो हैं वो उनके ऊपर फायर जो है वो, और इसी को फिर अल अरबिया जो सऊदी अरेबिया से है वो इसी को थर्ड स्लाइड, बहुत सेंसिटिव
यूक्रेन अटैक्स नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स डिप्लॉयड नियर रशियन बॉर्डर। ऑफिशियल, ये एक ऑफिशियल ने अल अरबिया को भी बताया है, और ये जो है यही ख़बर जो है वो कीव से भी आ रही है। अब सवाल, अच्छा ये जो है अगर हम सेक्रेटरी ब्लिंकन की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ध्यान में रखें जो कि 31 अक्टूबर को उन्होंने की थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि 10,000 ट्रूप्स हैं जो कि नॉर्थ कोरिया के आए हैं, उसमें से 8,000 जो हैं वो ये बैटल जो फील्ड्स हैं यहाँ पे नॉर्थ कोरिया के मोबिलाइज हो गए हैं, डिप्लॉयमेंट्स हो गई हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो है लेजिटिमेट टारगेट होंगे अगर ये बैटल के अंदर इन्वॉल्व हुए। और फिर उसके बाद ये बात हुई थी कि उन्होंने चाइना से बात की है, और लेकिन साथ ही फिर ड्रिल्स भी हुई थी जब जापानीज, साउथ कोरियंस और अमेरिकन जो एयर ड्रिल्स थी वो सारी हुई थी। लेकिन अब अगर ये बात दुरुस्त है, अगर ये दावा दुरुस्त है जो यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है, और जिसको ज़ाहिर है पूरी दुनिया फिर उसी को ले रही है ऑफिशियल्स को, कि नॉर्थ कोरिया की अगर ट्रूप्स पे अटैक हो गया है तो नॉर्थ कोरिया ज़ाहिर है कि इधर ही फिर लड़ेगा या कहीं और जंग छिड़ेगी। मैं वही मतलब इसके ये तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स सा सिनेरियो बन रहा है। तो ये जो है ये बहरहाल एक दूसरा फ्रंट है कि जिसके ऊपर तलखी बढ़ेगी। और ये जो कहना है ना कि वो ट्रंप फ़ोन उठाएंगे और उधर से वो पुतिन से बात करेंगे, ये ट्रंप की खाम ख्याली है बिल्कुल, और ऐसा इस तरह नहीं है। और मैंने ये कल भी बात की थी और आज मैं दोबारा कह रहा हूँ कि इतना आसान ये यूक्रेन की जंग को बंद करवाना नहीं होगा, ख़ास तौर पे नॉर्थ कोरिया के आने के बाद, और ख़ास तौर पे रशिया और ईरान के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के दौरान, और ख़ास तौर पे इन इतलात के बाद कि तमाम हूतीज़ ने इनकार कर दिया। और वो जो 20 ममालिक का कोलिशन बना था, इसी साल बना था वो ये जो ये बना था जो बहरे अहमर के अंदर जो शिपिंग लेन्स ताकि खुली रहें, ये वो इत्तेहाद नहीं था जिसको लोग बहुत पहले के इस्लामी इत्तेहाद के साथ मिला रहे हैं कि जिसमें बहुत से ममालिक दूसरे थे और अफ्रीका के ममालिक को जिसमें रईस शरीफ साहब यहाँ से गए थे। ये वो इत्तेहाद नहीं, ये वो इत्तेहाद है जो कि बना था शिपिंग लेन्स के ऊपर, लेकिन उसका कोई बात ही नहीं क्योंकि मुल्क उसमें जाने को जाए। अभी ये क्लैरिटी नहीं है लोगों को कि ये हूतीज़ जो हैं, देखें हूतीज़ के साथ बहुत मुश्किल से बहुत कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेसी, और उसमें ओमान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। ओमान चूँकि मैं पहले बात कर चुका हूँ कि उसका बॉर्डर लगता है उनका यमन के साथ, खदरुल मौत के साथ, तो वो और वो इधर से दूर हैं सना से, और तो वो उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट डिप्लोमेसी हुई। उस डिप्लोमेसी में चाइना ने भी रोल प्ले किया। उस डिप्लोमेसी में अमेरिकन्स तो पहले ही हट गए थे ना पीछे, वो तो विड्रॉ कर गए थे, तो वो अमेरिकन्स का इंटरेस्ट नहीं था। अब ये फड्डा बीच में कौन ख़त्म करवाता, तो बीच में फिर चाइना पड़ा और ये ओमान बाकी मुल्क पड़े और इन्होंने मामला को ख़त्म करवाया। अब जो हूतीज़ के पास जो आर्म्स हैं वो कितने हैं, वो इसराइल तक हिट कर रहे हैं, तो अरब ममालिक तो इस वक्त ये देख रहे हैं कि भाई वो पहले तो ये था कि किसी अरब मुल्क के दारुल हुकूमत तक या किसी और शहर तक जाता था, अब वो जा रहा है इलाद तक, बल्कि हैफा तक जा रहा है, वो क्रॉस इतना आगे जा रहे हैं उनके मिसाइल्स, और वो बाकायदा उन्होंने 2 जहाज़ डुबो दिए हैं। तो वो तो इस मुतहम्मिल नहीं हो सकता कोई भी मुल्क के वो ये फ्रंट खोले, और ना ही जो है वो, अच्छा अमेरिका को भी फ्रंट्स अपने बंद करने हैं, इतने सारे फ्रंट्स पे अमेरिका भी नहीं लड़ सकता एक वक्त में। फिर ताइवान उधर से ये, उधर से वो, उधर से नॉर्थ कोरिया तो स्लीपिंग जाइंट है, अचानक तो आएगा तो फिर पता नहीं किस तरह से वो इमर्ज के सामने आता है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स और 4वीं-5वीं बड़ी फौज है दुनिया की उनके पास, और उसके बारे में मालूमात भी कम है क्योंकि वो क्लोज्ड सोसाइटी है, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे तो लोग नहीं जाते। तो ये है कि अभी ये कॉम्प्लेक्स हो गया मामला। अच्छा, ईरान ने कल मैसेजिंग का दिन रखा है, लेकिन साथ ही ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर में ख्याल से आजकल में एक दिन में वो पाकिस्तान भी तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन ये है कि वो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किसी किस्म का वेज नहीं हुआ, किसी किस्म की दरार नहीं पड़ी सारे मुल्कों के दरमियान, ख़ासतौर पर हूतीज़ के बारे में। और ख़ास तौर पे ये है कि और अभी तक मुल्क सारे इकट्ठे हैं, यानी इजिप्ट, टर्की, ये वो मुल्क हैं जो इस दौरान करीब आए हैं, यानी इजिप्ट और टर्की के ताल्लुकात का बहाल होना, इसी तरह से आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान बातचीत होना, इसी तरह से ईरान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात का बेहतर होना, इसी तरह से आप देखें तो कतर और सऊदी अरेबिया और ये तो पहले एक साथ हो गए थे, इसी तरह से बशारुल असद का वापस आना जो है अरब लीग के अंदर।
तो ये सारे ऐसे मामलात हैं जो, और इसी तरह से ये एक तरह से जंगबंदी होती है इसके साथ। इसको ये फ्रंट दोबारा कोई नहीं खोलना चाहेगा, सब इसमें पीस किसी तरह से सीज फायर की बात हो रही है, लेकिन वो सीज फायर डिफ़िकल्ट होता जा रहा है रोज़ बरोज़ कैसे। और उसमें अब वो सूरत हाल भी नहीं है कि भाई हम फ़ोन करें और वो फ़ोन करके कहें कि भाई ये जो है ये ऐसा है कि, क्योंकि उसकी वजह ही है। मैं वक्फे में जाने से पहले 1 मिनट इसको बात को कंप्लीट करूँ कि बहुत बड़ा एयर शो हो रहा है चाइना में, और चाइना में जो एक एयर शो हो रहा है, यानी डिफेंस एग्जीबिशन हो रही है, आप इसको इस तरह से लें। अच्छा, डिफेंस एग्जीबिशन जो चाइना में हो रही है शुआई के इलाकों में, तो वहाँ पे पहली मर्तबा जो है एक तो SU-57 रशिया का SU-57 स्टेल्थ फाइटर वो वहाँ पे चाइना पहुँचा है, और वो इस डिफेंस शो में वो प्रॉपरली जो है ये फर्स्ट चाइना का विजिट ये कर रहा है, और ये चाइनीज़ काउंटर पार्ट्स को ज्वाइन करेगा। ये मैं ग्लोबल टाइम्स को कोट कर रहा हूँ। SU-57 रशिया का 9th स्लाइड हम दिखा दें। SU-57 जो है ये चाइना के जो काउंटर पार्ट है उनको ज्वाइन करेगा। अच्छा, चाइना का जो काउंटर पार्ट है वो है J-15, और ये भी स्टेल्थ तैयार हैं, और ये जो है इनका मुकाबला है वो F-35 के साथ। अगर किसी ने इनकी डिटेल पढ़नी हो तो ये नेशनल इंटरेस्ट 10th मैं यहाँ पे ये रिकमेंड करूँगा कि ये 10th जो जिसमें एक कंपैरिजन है कि क्या F-35 के जो स्टेल्थ फाइटर्स हैं वो रशिया के SU-57 फेलन के साथ वो किस तरह से कैसे मैच करते हैं सारे, या ये कि बल्गेरियन मिलिट्री का जो 11th है इन रेयर स्पेक्टिकल जो है ये J-35 J-15, अच्छा उनके भी J-35 हैं, ये ध्यान में रखें, सॉरी, मतलब है कि J-15 भी और J-35 भी, यानी SU जो 15 स्लाइड है SU-57 J-15 और J-35 ये उनके लेटेस्ट स्टेल्थ तैयार हैं, और ये वो हैं जो कि मद्दे मुकाबिल हैं F-35 के। F-35 तैयारों के मद्दे मुकाबिल जो तैयार रशिया ने और चाइना ने किए हुए हैं, तो वो जो है वो SU-57 है। अच्छा, अब इनकी डिटेल ज़ाहिर है रशिया से आप पूछें, रशियन लिटरेचर पढ़ेंगे तो कुछ और होगा, इसमें चाइनीज़ लिटरेचर पढ़ेंगे तो कुछ और होगा, अमेरिकन लिटरेचर आप देखेंगे डिटेल्स तो वो कुछ और होंगे, सब अपने। लेकिन जो है ये मतलब जो है ना, मतलब एक बड़ा रेयर होगा कि रशिया और चाइना दोनों के जो टॉप, ये 12 तारीख से स्टार्ट हो रही है ये, लेकिन वो जहाज़ पहुंच गए हैं अभी से, और ये यही दिन इन्होंने रखे हुए हैं। अब देखें ना, कल वो फायर, ये अपना फायर से मुराद ये कि इसको सेटेलाइट छोड़ेंगे ऊपर, लॉन्च करेंगे, और साथ ही जो है ये एयर शो में ये खबरें आना कि भाई दोनों अपनी पावर शो करेंगे, और ये करेंगे कहाँ पे, यकीनन ये पैसिफिक में ही करेंगे। अभी साउथ चाइना में करते हैं, ताइवान पे करते हैं, आगे पीछे कहीं भी, लेकिन ये कि ड्रिल्स शुरू हो रही हैं डिफेंस शो में, और ये हो सकता है कि ड्रिल्स ना हो, सिंपली वो सिर्फ दिखाएं वहाँ पे, उनका एक नुमाइश में दिखाया जाए, लेकिन ये बड़े इंटरेस्टिंग। और क्या नॉर्थ कोरिया की ट्रूप्स अंडर फायर आ गई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है